हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी लोगों का प्रतिभा एकेडमी पर। दोस्तों, अगर आप लोग केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के टियर 2 देने वाले हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग केवीएस का जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि हुआ था 6 मार्च 2023 को, उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए इसलिए यूजफुल है ताकि आपको पता चल पाए कि केवीएस जो है वो लाइब्रेरी साइंस का पेपर कैसे बनाता है। मैं इस क्लास को इस टाइप से डिजाइन किया हूँ कि अगर कोई लाइब्रेरी साइंस पहली बार भी समझ रहा होगा तो भी उसको एक एक चीज समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसको समझ में ना आए। ठीक है, मैं एकदम डेप्थ में आपको समझाऊंगा। इस सीरीज के तहत हम लोग केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हुए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, 6 मार्च 2023 का जो शिफ्ट 1 है ये आज हम लोग करेंगे, फिर हम लोग शिफ्ट 2 करेंगे, फिर हम लोग जो एनवीएस का 30 नवंबर 2022 को जो हुआ था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में उसको हम लोग कवर करेंगे, फिर हम लोग केवीएस का जो 23 दिसंबर 2018 का पेपर हुआ था उसको भी करेंगे, एनवीएस 2016, केवीएस 2015 और केवीएस 2013। तो आप खुद सोचो, अगर आप हमारे इस चैनल पे बने रहते हो तो आप टोटल 10 सेट करके जाओगे। एक सेट में 100 क्वेश्चन है तो लगभग आप 1000 क्वेश्चन को करके जाओगे, वो भी प्रीवियस ईयर। इसीलिए अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग हमेशा पूछते हैं कि सर जो हमारा केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस का एग्जामिनेशन होगा उसमें हमारा सिलेबस क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपका ये 6 मॉड्यूल है। अगर आप इस 6 मॉड्यूल को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका डिस्क्रिप्टिव भी हो जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने आपको 2 बुक सजेस्ट किया है। ये देखिए, ये आपका सीबीएसई का बुक है। इस बुक को मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। ये बुक केवल इंग्लिश में आता है, तो इंग्लिश वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हिंदी वालों को भी डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी लास्ट में बताऊंगा कि हिंदी वालों को भी ये बुक मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये बुक आप फॉलो कीजिए। ज्यादा बुक के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि लिमिटेड सोर्स आपके पास रहेगा तो आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा बन जाते हैं। बाकी अगर आप लाइब्रेरी साइंस हमारे साथ आप पढ़ना चाहते हो, जिसमें हम लोग आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाएंगे, यानी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक एकदम आपको बच्चे की तरह समझाएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि लाइब्रेरी साइंस आपको समझ में ना आए, क्योंकि यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ पे समझाया जाता है। आप बहुत जगह देखे होंगे कि वहां पे क्या किया जाता है, कोई भी लाइन लिखा है उसको बस पढ़ा जा रहा है। वो काम यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। वो जब आप इस क्लास को देखोगे तो आपको खुद का खुद समझ में आ जाएगा। साथ में हम लोग आपको 30 ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देंगे। एक सेट के अंदर आपका 100 क्वेश्चन होगा, तो आप गुना कर लो 30 × 100, लगभग आप 3000 पीवाईक्यू क्वेश्चंस को करके जाओगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर है, हमने कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं दिया है। साथ में हम लोग आपको डिस्क्रिप्टिव फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल है। ये कहीं भी आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ये देखिए, ये हमारा सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर 1, उसके जस्ट नीचे उसका आंसर, फिर सैंपल पेपर 2, उसके जस्ट नीचे आंसर। आप लोग हमेशा पूछते हो कि सर ये हिंदी में अवेलेबल है या इंग्लिश में, तो आप खुद देखो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ना। आप बोलोगे हाँ सर, इसका मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूं। ये देखिए, इसका आंसर इंग्लिश में भी है और इसका आंसर हिंदी में भी है। तो आप खुद सोचो, अगर आप 30 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को फॉलो करते हो तो एक सेट में हमने 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए हैं। ये जो आपके क्वेश्चन है यूनिट 1 से यूनिट 6 तक के हैं। तो आप खुद सोचो, 15 × 30 आप कर लो, कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे लगभग 450 क्वेश्चन। 450 क्वेश्चन ये हो गया। फिर आपके सीबीएसई के बुक में लगभग 200 क्वेश्चन है। अगर आप टोटल 650 क्वेश्चन को करके जाते हो तो आपको लगता है डिस्क्रिप्टिव में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा। ये जो आपका सीबीएसई बुक का जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये बैच का प्राइस 1499 है, लेकिन हम लोग आपको रिपब्लिक डे पे ऑफर दे रहे हैं, तो आप लोग कोड यूज कर लेना, रिपब्लिक 26। ठीक है, रिपब्लिक 26 अगर आप यूज करते हो तो ये बैच आपको बस पड़ेगा 999 का। कितने का ये बैच पड़ेगा? 999 का। बाकी अगर कोई स्टूडेंट अगर बोलता है कि नहीं सर केवल हमको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो आपको टेस्ट सीरीज 699 का है। आप लोग कूपन कोड यूज कर लेना रिपब्लिक 200, तो ये बैच आपको मिल जाएगा 499 में। ठीक है, और जो भी हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप देखिए ये लाइब्रेरी साइंस का जो बुक है इसको हिंदी में हम लोगों ने ट्रांसलेट कर दिया है। अगर आपको केवल बुक चाहिए तो आप ये बुक ले सकते हो 400 रुपीज में। आप मैसेज कर देना 9430851094 पे। ठीक है दोस्तों, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा चाहिए तो आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए और मेरे बताने से पहले आप आंसर दोगे।
आज जितना भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा सारा का सारा आपका केंद्रीय विद्यालय के लाइब्रेरियन के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आप एक सिंगल क्वेश्चन को भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आप लोग मेंस लिखने जा रहे हो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन एनएमएल की केंद्रीय नोडल एजेंसी है। ठीक है, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है उसका सेंट्रल नोडल एजेंसी कौन है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ दोस्तों कि सेंट्रल नोडल एजेंसी क्या होता है। तो दोस्तों जो आपका सेंट्रल नोडल एजेंसी होता है ये क्या करता है, तो ये किसी भी प्रोग्राम को कंट्रोल, कोऑर्डिनेट और उसको मॉनिटर करने का काम करता है। जैसे कि मान के चलिए कोई स्कूल है, तो स्कूल के अंदर कौन होता है, टीचर होता है, स्टाफ होता है, स्टूडेंट होते हैं या नहीं होते। आप बोलोगे हाँ सर, तो टीचर, स्टाफ, स्टूडेंट को मैनेज करने का काम कौन करता है, प्रिंसिपल करता है। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, तो प्रिंसिपल आपका सेंट्रल नोडल एजेंसी हो गया। तो आपसे यही पूछ रहा है कि जो आपका नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है एनएमएल है, इसको मॉनिटर करने का काम कौन करता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी क्या है। दोस्तों देखो जो आपका नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है ये एक तरह का प्रोग्राम था। किसका प्रोग्राम था सर, तो ये आपका भारत सरकार का प्रोग्राम था। इसके तहत ये लक्ष्य लिया गया था कि हमारे देश के 9000 लाइब्रेरी को क्या बनाया जाएगा, हमारे देश के 9000 लाइब्रेरी को मॉडर्न बनाया जाएगा और साथ में इसको डिजिटल लाइब्रेरी में भी क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार ने कितना रुपए पेश किया था, 1000 करोड़। कितना किया था, 1000 करोड़ पेश किया था। तो जो आपका नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है ये एक तरह का प्रोजेक्ट था जिसके तहत भारत के 9000 लाइब्रेरी को क्या बनाना था, मॉडर्न बनाना था, साथ में डिजिटल लाइब्रेरी बनाना था। इसके तहत भारत सरकार ने कितना रुपए रखा था, तो 1000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था। अब बात करते हैं कि जो आपका नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है इसका प्रस्ताव, इसका जो ड्राफ्ट था वो आपका 4 मई 2012 को बन के तैयार हो गया था। कब बन के तैयार हो गया था नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी का ड्राफ्ट, तो इसका जो ड्राफ्ट था वो आपका 4 मई 2012 को बन के तैयार हो गया था, जिसको भारत सरकार के द्वारा 28 नवंबर 2013 को क्या कर दिया गया था, ग्रांट दे दिया गया था, यानी मंजूर कर लिया गया था कि जो आपने ड्राफ्ट बनाया है वो सही है। और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 3 फरवरी 2014 को जो आपका नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी का जो ड्राफ्ट था उसको क्या कर दिया गया, हमारे देश में लागू कर दिया गया। आपसे बहुत बार पूछा जाता है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी को किसने लागू किया था, तो आपका प्रणब मुखर्जी हो जाएगा। प्रणब मुखर्जी जो थे आपके क्या थे, उस वक्त राष्ट्रपति थे। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि एनएमएल क्या है, तो आप बोल देना कि हाँ सर, जो आपका नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी है इसके तहत 9000 लाइब्रेरी को क्या बनाना था, मॉडर्न बनाना था, साथ में डिजिटल बनाना था, जिसके लिए भारत सरकार ने 1000 करोड़ का क्या रखा था, प्रस्ताव रखा था। और भारत के प्रेसिडेंट ने 3 फरवरी 2014 को इसको लागू कर दिया गया था। अब देखो पहला ऑप्शन है निस्केर। क्या निस्केर सेंट्रल नोडल एजेंसी है, तो सबसे पहले जानते हैं निस्केर क्या है। दोस्तों जो आपका निस्केर है ये होता है आपका, इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये आपका न्यू दिल्ली में आता है और इसके अंदर जितने भी आपके वैज्ञानिक सूचना हो गया, जनरल हो गया, डेटाबेस हो गया, ये सारा इसके अंदर आता है। तो ये आपका रिसर्च और जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं उसके लिए यूजफुल है। तो ये कोई भी सेंट्रल नोडल एजेंसी नहीं था। फिर देखो आता है आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। दोस्तों देखो जो आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका कोलकाता में है। ये आपका भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है और यहाँ पे जितने भी आपके दुर्लभ पुस्तक वगैरह है उनका कलेक्शन है। तो ये भी आपका सेंट्रल नोडल एजेंसी नहीं होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन है आपका RRRLF। जो आपका RRRLF है ये क्या होता है इसको समझो। दोस्तों देखो जो आपका RRRLF है इसका पूरा फुल फॉर्म होता है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका स्थापना राजा राम मोहन रॉय के 200वें जन्मदिन पे किया गया था। कब हुआ था इसका स्थापना, तो आप लोग बोलना 20 मई 1972 को इसका क्या हुआ था, स्थापना हुआ था RRRLF का। जो आपका RRRLF है दोस्तों ये आपका
भारत सरकार का है, यानी ये आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। जो आपका आरआरएलएफ है, ये किसके नाम पे पड़ा था? तो राजा राम मोहन रॉय के नाम पे पड़ा था। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बोल देना 22 मई 1772 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर इनका मृत्यु अगर आपसे कभी भी पूछे तो आप लोग बोल देना 27 सितंबर 1833, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। दोस्तों देखो, जो आपका राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, ये भारत में जितना भी पुस्तकालय आंदोलन वगैरह होता है उसको मॉनिटर करने का काम करता है। साथ में भारत में जितने भी राज्य हैं उसको लाइब्रेरी के विकास के लिए क्या देने का काम करता है? पैसा देने का काम करता है। और भारत में लाइब्रेरी के लिए जो भी पैसा खर्च होगा उसको भी मॉनिटर करने का काम कौन करता है? तो आपका RRRLF ही करता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि ये बात बताओ, जितने भी हमारे डेवलप्ड स्टेट हैं, जितने भी हमारे डेवलप्ड स्टेट हैं उसमें RRRLF कितना पैसा देता है? तो याद रखना दोस्तों, जितने भी हमारे डेवलप्ड स्टेट हैं उसमें जो आपका राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ये आपका 50 रुपीज़ देता है। मान के चलो 100 रुपये का खर्च है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका 100 रुपये का खर्च है तो 50 रुपये कौन देगा? डेवलप्ड स्टेट में तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन देगा। और जिस राज्य में ये विकास हो रहा है वो राज्य कितना देगा? 50 रुपये देगा। तो यही आपका 50:50 का रेशियो होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर 100 रुपये समझाया, अगर 100 रुपये खर्च होना है तो 50 रुपये आपका RRRLF देगा और 50 रुपये उस राज्य का सरकार देगा। अगर ये हमारा डेवलपिंग स्टेट है, अगर ये हमारा क्या है? डेवलपिंग स्टेट है, यानी जैसे बिहार वगैरह क्या है तो डेवलपिंग स्टेट है, तो इसमें क्या होगा? तो राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन का अगर हम लोग बात करें तो ये आपका 60 रुपये देगा। और जो उसका सरकार है, जैसे बिहार सरकार है, वो कितना देगा? तो ये आपका 40 रुपये देगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जितने भी हमारे भारत के 7 सिस्टर हैं, जैसे आपका मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गया, इसमें जो आपका राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है ये आपका 90 रुपये देगा। और जो वहाँ का स्टेट है वो कितना देगा आपका? तो 10 रुपये देगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। जो आपका राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है इसका भारत में टोटल 5 जगह ऑफिस है। जो आपका मुख्य ऑफिस यानी सेंट्रल ऑफिस है वो कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखिएगा साल्ट लेक कोलकाता में। बाकी दूसरा ऑफिस जो है असम में है, तीसरा ऑफिस न्यू दिल्ली में, चौथा आपका मुंबई में है, पांचवा आपका चेन्नई में। तो असम, कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये 5 जगह इसका ऑफिस है। इसके जो पहले डायरेक्टर थे वो कौन थे? तो वो थे आपके बीपी बरूना। कौन थे आपके? बीपी बरूना। और अभी जो आपके वर्तमान में डायरेक्टर है वो कौन है? आपके अजय प्रताप सिंह। तो मैं अभी आपको यही समझा रहा था कि नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी क्या था। तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी के तहत कितना खर्च होना था? 1000 रुपये खर्च होना था। और मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पे भी पैसा खर्च का बात आएगा तो उसको कोऑर्डिनेट, उसको मॉनिटर, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? तो RRRLF करेगा। RRRLF क्या है? तो RRRLF जो है ये आपका राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन है। ये आपका गवर्नमेंट संस्था है जो भारत में जहां कहीं भी लाइब्रेरी का डेवलपमेंट होगा और गवर्नमेंट से फंड जा रहा है तो वो कहां से जा रहा होगा आपका? तो RRRLF से भी जाएगा। तो अगर आपसे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन मनी से रिलेटेड हो तो आपका आंसर बिना सोचे समझे आप किस में लगाओगे? ऑप्शन सी में लगाओगे, ठीक है। देखो चौथा ऑप्शन क्या है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो याद रखना जो आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है इसका स्थापना 1951 में हुआ था। और किसकी सहायता से हुआ था? तो यूनेस्को की सहायता से हुआ था। ये आपका एक तरह से सार्वजनिक पुस्तकालय है, यानी एक तरह का आपका पब्लिक लाइब्रेरी है, ठीक है। और ये जो भी आपके लोग होते हैं उनको क्या देता है? पैसा लेता है कोई भी सर्विस देने के लिए? तो नहीं देता है। तो इसी टाइप से हम लोग अगर क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका क्या होगा दोस्तों? हर एक चीज रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि सर एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, मैं इसी वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि अब अगर मैं आपको राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं और अगर कल को एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ दे कि जो हमारे डेवलपिंग स्टेट है उससे कितना पैसा लिया जाता है तो आप क्या बोलोगे? आपको पता तो होना चाहिए। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि आपका ओवरऑल रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यकीन मानिए जब आप हमारे इस पूरे सीरीज में बने रहोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब लागू हुआ था। दोस्तों देखो, जो भी आपका सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम होता है ये इस वजह से लागू किया जाता है ताकि लाइब्रेरी को क्या मिले? लीगल रूप से सपोर्ट मिले। अब तक भारत के 19 राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को क्या किया जा चुका है? लागू किया जा चुका है। पहला राज्य जिसमें आता है वो आता है आपका मद्रास। पहला राज्य कौन सा
सा आता है आपका मद्रास, जिसको अभी हम लोग तमिलनाडु के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है ये पहली बार कब आया था, तो आप लोग बोल देना 1948 में आया था, और इसको लागू किया गया था कब, तो 1 अप्रैल 1950 में। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, 1948 में आया था और लागू हुआ था 1950 में। ठीक है, जो आपका दूसरा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम हमारे देश में आया था वो कहाँ पे आया था, तो आप लोग बोलना आंध्रा में आया था, और इसको हम लोग जानते हैं आंध्रा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से, आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से। और ये कब आया था, 1960 में आया था। ठीक है, इसी टाइप से बाकी भी हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग बिहार का याद कर लीजिए, बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है ये आया था आपका 2008 में, और यहाँ पे कोई भी टैक्स का प्रावधान नहीं है। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो आया था ये कहाँ पे आया था, तो अरुणाचल प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट, यानी 19वां जो मैंने आपको बताया वो आपका अरुणाचल प्रदेश ही था। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो था ये आपका 2009 में आया था, और यहाँ पे भी कोई भी टैक्स का प्रावधान नहीं था। ठीक है, मद्रास में था क्या, तो हाँ, मद्रास में आपका 10 पैसा टैक्स का प्रावधान है, और आंध्र प्रदेश में आपका 8 पैसा का टैक्स का प्रावधान है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सबसे पहला कहाँ पे आया, तो आपका मद्रास में आया। मद्रास में कब आया, 1948 में। इसको हम लोग तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बोलते हैं। जो आपका दूसरा आया ये आया आपका आंध्र प्रदेश में, तो इसको हम लोग आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बोलते हैं। कब आया था, 1960 में। यहाँ पे आपका 8 पैसा टैक्सेस था। ठीक है, बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो था ये कब आया था, तो 2008 में। यहाँ पे भी कोई भी टैक्स का प्रावधान नहीं था। अरुणाचल प्रदेश में आया था 2009 में, और यहाँ पे भी आपका कोई भी टैक्स का प्रावधान नहीं था। तो बताइए अरुणाचल प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब आया था, तो आप बोल देना 2009 में आया था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है निम्न सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियम वर्ष के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था उसको ईयर वाइज अरेंज करना है। जिस राज्य में आपका पहले आया था उसको पहले लिखना है, जिस राज्य में बाद में आया था उसको बाद में लिखना है। तो अभी तक कितने राज्यों में ये लागू किया जा चुका है, तो मैंने अभी आपको बताया था 19 राज्यों में ये लागू किया जा चुका है। पहला राज्य जहां पे आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था, बोलिए, तो आप बोलोगे मद्रास सर। ठीक है, कब आया था वहां पे, 1948 में। लागू कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1950 को। टैक्स का प्रावधान था, हाँ, कितना, 10 पैसा। सेकंड राज्य जहां पे लागू हुआ था तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कब हुआ था, 1960 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, गुजरात, मिजोरम और बिहार। हम लोग जानते हैं कि जो आपका बिहार है यहाँ पे कब लागू हुआ था, तो आप बोल देना सर 2008 में लागू हुआ था। कहाँ पे हुआ था आपका, 2008 में। और हमने ये भी देखा था कि जो आपका बिहार है ये 17वां राज्य था जहां पे आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था। फिर एक 18 नंबर पे कोई राज्य था, और 19 नंबर पे कौन था, तो आपका अरुणाचल प्रदेश था। ठीक है, हम ये बात तो जान गए कि बिहार कभी भी ऑप्शन में पहले नंबर पे नहीं होगा, क्योंकि बिहार में 2008 में लागू हुआ था। मान लेते हैं कि अगर हमको ऑप्शन याद नहीं हो तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, तो देखो हमारा बिहार तो 4th नंबर पे नहीं कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, बिहार में 2008 में लागू हुआ था, और यहाँ पे कोई भी टैक्स का प्रावधान नहीं था। बात करते हैं छत्तीसगढ़, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि 17वां राज्य बिहार था, जो आपका 18वां राज्य था वो कौन था, आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपका 2009 में लागू हुआ था, और यहाँ भी कोई भी टैक्स का प्रावधान नहीं था। 19वां राज्य भी कौन था आपका, तो 19वां राज्य भी आपका था अरुणाचल प्रदेश। कौन था आपका, अरुणाचल प्रदेश। तो 2009 में आपका छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया आपका 2008, गुजरात में दोस्तों हुआ था आपका 2001 में। ठीक है, और आपका मिजोरम में हुआ था 1993 में। तो हमको क्या बताना था, हमको सबसे पहले जो आपका लाइब्रेरी कल्चर को एडॉप्ट किया था, जहां पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट सबसे पहले आया था, उसको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे मिजोरम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा सबसे पहले हो जाएगा। मिजोरम के बाद क्या आ जाएगा, तो मिजोरम के बाद आप बोलना गुजरात आ जाएगा। गुजरात का ऑप्शन क्या है, तो हमारा 2nd है। फिर क्या आ जाएगा, हमारा बिहार आ जाएगा। तो बिहार का ऑप्शन क्या है, तो बिहार का ऑप्शन हमारा 4th है। और लास्ट नंबर पे कौन आ जाएगा, हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 3rd 2nd। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा,
ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। मिजोरम में कब आया था? तो आप बोल रहे हैं 1993 में। गुजरात हो जाएगा हमारा 2001, बिहार हो जाएगा हमारा 2008 और छत्तीसगढ़ हो जाएगा हमारा 2009। तो इस बात को याद रखिएगा, जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो सबसे पहले आया था आपका तमिलनाडु में और सबसे आखिरी में आया था अरुणाचल प्रदेश में। अब तक भारत के 19 राज्यों में आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को लागू किया जा चुका है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एस.आर. रंगनाथन ए माइक्रो सब्जेक्ट इज, आपसे पूछ रहा है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार माइक्रो सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों देखो, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो दो होता है, एक होता है आपका मैक्रो सब्जेक्ट और एक होता है आपका माइक्रो सब्जेक्ट। कितना सब्जेक्ट होता है? तो आप बोलोगे दो सब्जेक्ट होता है सर, एक होता है आपका मैक्रो और एक होता है आपका माइक्रो। मैक्रो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों देखो, जो आपका मैक्रो सब्जेक्ट होता है ना, ये क्या करता है, बहुत बड़े टॉपिक को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। जैसे कि मान के चलो मैंने बोला चॉकलेट, मैंने क्या बोला? चॉकलेट। तो जो आपका मैक्रो सब्जेक्ट होगा, इसके अंदर आपका डेयरी मिल्क भी आ जाएगा, इसके अंदर आपका किटकैट भी आ जाएगा, इसके अंदर 5 स्टार भी आ जाएगा, इसके अंदर आपका पर्क भी आ जाएगा, इसके अंदर आपका मेलोडी भी आ जाएगा। यानी जितने भी आपका चॉकलेट है वो सारा का सारा इसके अंदर आ गया। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मैक्रो सब्जेक्ट। मैंने बस बोला चॉकलेट, चॉकलेट के अंदर जितना भी चॉकलेट एग्जिस्ट करता है वो सारा आ गया, जैसे कि डेयरी मिल्क, किटकैट, 5 स्टार, मर्क, मेलोडी, सब कुछ आ गया। तो आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि मैक्रो सब्जेक्ट के अंदर चॉकलेट जितने भी हैं वो सारे कवर हो गए? लेकिन आपको ऐसा पता है क्या कि जो आपका डेयरी मिल्क है इसका कितना पैसा है, जो आपका डेयरी मिल्क है वो कैसे बना है? तो आप बोलोगे नहीं सर, चॉकलेट आपका सारा आ गया लेकिन उसका आपको डिटेल नहीं है। तो ये होता है आपका मैक्रो सब्जेक्ट। अब बात करते हैं माइक्रो सब्जेक्ट का। जो आपका माइक्रो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर क्या मिलता है आपको? डिटेलिंग मिलता है। जैसे माइक्रो सब्जेक्ट के अंदर केवल डेयरी मिल्क चॉकलेट अगर होगा तो डेयरी मिल्क में आपको होगा कि ये जो आपका डेयरी मिल्क है इसका क्वालिटी क्या है, डेयरी मिल्क चॉकलेट जो है इसको बनाया कैसे जाता है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, डेयरी मिल्क खाने में कैसा लगता है, हर एक चीज़ इसका लिखा होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रो। जो आपका माइक्रो होता है उसका मतलब ये हो गया कि काफ़ी डिटेल्ड में उस चीज़ों को बताया जाता है, केवल उस चीज़ के बारे में, ठीक है। इसीलिए हम लोग दो टर्म का यूज करते हैं, एक्सटेंशन और आपका इंटेंशन। किस चीज़ का यूज करते हैं? एक्सटेंशन और इंटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब होता है कितना ब्रॉड में चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो जो आपका मैक्रो सब्जेक्ट होता है इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? ब्रॉड टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हमने एक चॉकलेट बोला तो जितना भी चॉकलेट था वो सब आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटेंशन। इंटेंशन क्या होता है? तो इंटेंशन का मतलब होता है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एकदम डिटेल में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेंशन बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल समझो, मैक्रो सब्जेक्ट जैसे कि मान लो मैंने बोला डॉग या मान लो मैंने बोला एनिमल, तो एनिमल में अब सारा एनिमल आ जाएगा, डॉग आ जाएगा, कैट आ जाएगा, लायन आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा, एलिफेंट आ जाएगा। लेकिन क्या आपको किसी भी जानवर का डिटेल मालूम है? आप बोलोगे नहीं सर। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग बोल देंगे मैक्रो। माइक्रो क्या होगा? जैसे कि मान के चलो माइक्रो में मैंने बोला दिल्ली में रहने वाले जितने भी कुत्ते हैं उनके स्किन डिजीज के बारे में। तो अब क्या हो गया? कुत्ता, कहाँ का कुत्ता? दिल्ली का कुत्ता। दिल्ली में भी कौन सा कुत्ता? जो स्किन डिजीज से पीड़ित है। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं माइक्रो। समझ में आ गया? माइक्रो जो होता है ये आपका छोटा होता है लेकिन ये क्या करता है? गहरे टॉपिक को दर्शाता है, यानी डिटेल इंफॉर्मेशन को आपको डिनोट करता है। तो देखो पहला ऑप्शन है, कह रहा है सब्जेक्ट ऑफ स्मॉल एक्सटेंशन एंड ग्रेट इंटेंशन। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे स्मॉल एक्सटेंशन यानी बोल रहा है कि जो आपका विषय होता है वो काफी ब्रॉड नहीं होता है। तो मैंने पहले ही बताया था एक्सटेंशन का मतलब होता है ब्रॉड। तो जो आपका माइक्रो सब्जेक्ट होता है वो ब्रॉड तो नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजों का इंफॉर्मेशन तो नहीं होता है। तो ये तो सही बात है। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है? ग्रेट इंटेंशन। तो बिल्कुल मैंने बोला जो भी विषय होगा उसमें आपको क्या होगा? डिटेल इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा है? इन ए कैटेलॉगिंग साइन लोको मीन।
बताइए जो आपका कैटलॉगिंग होता है इसमें जो आपका साइन लोगो होता है इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों देखो, जो आपका साइन होता है ना इसका मतलब होता है विदाउट। साइन का मतलब क्या होता है आपका? तो आप बोलोगे साइन का मतलब होता है विदाउट। और लोगो का मतलब क्या होता है सर? तो लोगो का मतलब होता है प्लेस। बहुत सारी किताबों में क्या होता है दोस्तों, जो आपका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन होता है वो आपका मिसिंग होता है। तो उसी के लिए जो आपका कैटलॉगर होता है वो क्या यूज़ करता है? साइन लोगो। जो आपका साइन लोगो है दोस्तों ये आपका एक लेटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लेटिन वर्ड है। साइन लोगो का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जिस किताब में प्लेस ऑफ पब्लिकेशन यानी ये बुक कहाँ पे पब्लिश हुआ है ये मिसिंग होता है, वैसे जगह पे हम लोग साइन लोगो का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान के चलो कोई बुक है, उसमें जो आपका पब्लिशर है उसका नाम इस टाइप से मेंशन है कि इस बुक को पब्लिश करने वाली जो कंपनी है, जैसे मान के चलो आपका एस चांद है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि ये बुक को कहाँ पे पब्लिश किया गया था। तो वहाँ पे जो आपका कैटलॉगर होगा वो क्या लिखेगा? S.L लिखेगा। तो जो भी आदमी उस लाइब्रेरी में आएगा वो समझ जाएगा कि इस किताब का प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है? मिसिंग है। समझ गए? अब मान के चलो जो आपका कैटलॉगर है वो इंटरनेट के माध्यम से ढूंढ के लिख दिया कि ये प्लेस कहाँ पे ये बुक को पब्लिश किया गया था। तो वो कैसे लिखेगा? तो वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेगा। तो जो कोई भी बच्चा आएगा उस लाइब्रेरी में या अगर कभी भी ऑडिट होगा लाइब्रेरी का, तो अगर कोई भी देखेगा स्क्वायर ब्रैकेट तो वो समझ जाएगा कि इस किताब में प्लेस ऑफ पब्लिकेशन तो मिसिंग था, लेकिन जो आपका कैटलॉगर था, जो आपका लाइब्रेरियन था, उसने इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पे लिख दिया है कि ये बुक कहाँ पे पब्लिश हुआ था। तो कैसे पता चला? तो स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से। तो स्क्वायर ब्रैकेट अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है तो आप लोग बोल देना कोई भी इंफॉर्मेशन जो किताब में मेंशन नहीं था तो उसको इंटरनेट या कहीं से भी ढूंढ के लिखा गया है तो उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान के चलो कोई भी बुक में जो आपका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है वो मिसिंग है, उसको हम लोग किससे से डिनोट करेंगे? तो SL से करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विदाउट प्लेस, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग हमेशा पूछते हैं कि सर EMRS, KVS, NVS के टीयर 2 एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने का सही तरीका क्या है? तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको PYQ क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए कि जो आपका PYQ क्वेश्चन है यानी पिछले बार के एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जैसे अगर हम लोग EMRS, KVS, NVS के बारे में बात करें तो टोटल आपका 6 यूनिट है। कितना यूनिट है? 6 यूनिट है। तो इसके थ्योरी को आप लोग अच्छे से पढ़िए। जब आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लोगे तो इससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को काफ़ी अच्छे से लिख सकते हो। चौथा चीज़, जब आप थ्योरी को पढ़ लेते हो तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप क्या कीजिए, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम का जितना भी बुक है वो सारा क्वेश्चन आप लोग चैप्टर वाइज लगाते जाइए। पांचवा चीज़ क्या कीजिए, आप लोग सब्जेक्टिव के लिए जो आपका CBSE का बुक है उस बुक को जितने भी क्वेश्चन है उसको लगाते जाइए। जब आप इन सारे चीज़ों को सिस्टमेटिक ढंग से करोगे तो आपका 100% EMRS, KVS, NVS का एग्जाम क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। बाकी आप खुद सोचो, जब मैं आपको YouTube के फ्री बैच में इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ तो बैच में कितना पढ़ाता हूँगा। अगर आपको हमारा EMRS, KVS, NVS का लाइब्रेरियन TGT का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में हम आपको चैप्टर वाइज थ्योरी यानी यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लाइब्रेरी साइंस कभी भी कहीं भी नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ा नहीं जाएगा, डिक्टेशन का करने का काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वो तो आप भी कर सकते हो, है ना। अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूँ तो ये काम तो आप भी कर सकते हो, फिर बैच लेने का फ़ायदा क्या है। तो मैं आपको चीज़ों को क्लास में ही समझा दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझा रहा हूँ। साथ में आपको क्या मिलेगा, 30 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा। एक सेट के अंदर दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन होता है, तो 30 गुना 100 कर लो, आपको कितना क्वेश्चन मिल जाएगा, 3000 क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे PYQ क्वेश्चन है। सर ऑब्जेक्टिव टेस्ट देने का फायदा क्या होगा? तो दोस्तों देखो, EMRS में आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका KVS, NVS में आएगा। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोगे तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप एक लिमिटेड टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये भी पता चलेगा। तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट।
फिर हम आपको 30 डिस्क्रिप्टिव फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। सोचो दोस्तों, हम आपको 30 प्रोवाइड करवा रहे हैं। कितना प्रोवाइड करवा रहे हैं? 30। ठीक है, खुद सोचिए, एक सेट के अंदर आपका 15 क्वेश्चन है आपका डिस्क्रिप्टिव का, तो 30 × 15 अगर आप करोगे तो कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 450 क्वेश्चन। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक हम आपको 450 क्वेश्चन करवा रहे हैं। इसके आंसर भी आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में। आप इसको प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे आपका सैंपल पेपर 1 है, देख रहे हो, इसका हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा इसका सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। ये देखिए इंग्लिश में था और ये देखिए आपका हिंदी में, तो आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होने जा रहा है। ठीक है, फिर मैं आपको क्या बता रहा था, ये देखिए, ये रहा आपका सीबीएसई का बुक। सीबीएसई का बुक मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, आपका एग्जाम कौन ले रहा है? सीबीएसई ले रहा है, तो आपको ये दोनों बुक को तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। और जो आपका सीबीएसई का बुक है, ये इंग्लिश में आता है, हिंदी में नहीं आता है। तो हमने क्या किया है, इस पूरे बुक को देखिए ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी में। आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा बुक हिंदी में हमने ट्रांसलेट कर दिया ताकि हमारे हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी कोई भी दिक्कत ना हो। ये मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये बुक आपका इंग्लिश में ही आता है। ठीक है, तो इस बैच में आपको सीबीएसई का ये बुक भी मिल जाएगा। साथ में आपको और क्या क्या मिलेगा तो वो मैं आपको बता रहा था। आपको इस बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। एक चैप्टर के अंदर आपका लगभग 10 क्वेश्चन है, तो आप सोचिए टोटल 17 चैप्टर के आसपास हैं, तो 170 क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो अगर आप सीबीएसई का बुक कर लेते हो तो आपका डिस्क्रिप्टिव कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग आपको थ्योरी पढ़ा ही रहे हैं, तो अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से कर लेते हो तो आप खुद बताओ आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल होगा। साथ में दोस्तों, प्रतिभा एकेडमी ऐप पर डिस्क्रिप्टिव का जो भी फुल लेंथ टेस्ट है उसका आंसर आप अपलोड कर सकते हो। सैटरडे और संडे को हम लोग आपको चेक करके बताएंगे कि आपका कौन सा मॉड्यूल खराब है, कौन सा मॉड्यूल पे आपको काम करने का जरूरत है। ठीक है, तो आप कॉल कर सकते हो 9430851094 पे, या आप प्रतिभा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐप में ये सारा कुछ आपका अपलोडेड है। ये देखो, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे आपका देख रहे हो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मिल जाएगा। ये देखिए, ये आपका सीबीएसई का है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग जाइए प्रतिभा एकेडमी को डाउनलोड कीजिए और वहाँ के जितने भी कंटेंट है वो चेक कीजिए। आप खुद सोचिए दोस्तों, हम लोग आपको कितना कम प्राइस में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ में अभी रिपब्लिक डे है, इसलिए हम लोग आपको ऑफर भी दे रहे हैं। ये जो आपका 1499 वाला बैच है, इसमें आप लोग कूपन कोड यूज कर लीजिएगा रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक 26, तो ये आपका ऑफ हो जाएगा और ये बैच आपको बस पड़ेगा 999 में। और ये आपका लिमिटेड ऑफर है 50 स्टूडेंट्स के लिए बस, क्योंकि उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। और इसके बाद अब कोई ऑफर नहीं आएगा, तो ये लास्ट ऑफर है। तो अगर किसी को भी ये डिटेल बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 7 में देखो, आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्शन ऑफ ए मेन एंट्री अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 5th एडिशन। आपसे पूछ रहा है कि जो आपका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड होता है, इसके 5th एडिशन में मेन एंट्री का कौन सा सेक्शन नहीं है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये जो आपका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है ये दिया किसने था? तो आप बोलोगे सर क्लासिफाइड कैटलॉग कोड देने का जो काम है वो किए थे SR रंगनाथन सर। कौन किए थे? SR रंगनाथन सर। और जो आपका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, इसका जो पहला एडिशन आया था क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का, जो आपका पहला एडिशन आया था, ये कब आया था? तो आप लोग बोल देना 1934 में। जो आपका दूसरा एडिशन आया था, ये कब आया था? आपका 1945 में। जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का जो आपका तीसरा एडिशन था, ये कब आया था? 1951 में। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का जो आपका चौथा एडिशन था, ये कब आया था? तो 1958 में। और पांचवा एडिशन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का ये कब आया था? 1964 में। तो हमसे कौन सा पूछ रहा है? 5th एडिशन। 5th एडिशन कब आया था? 1964 में। 5th एडिशन कब आया था? 1964 में। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का जो आपका मेन एंट्री होता है उसमें आपके 3 सेक्शन होते हैं। पहला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग सेक्शन। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेक्शन। जो आपका दूसरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल सेक्शन। क्या बोलते हैं? टाइटल सेक्शन। ठीक है, और जो आपका तीसरा होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेसिंग सेक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रेसिंग सेक्शन। टाइटल सेक्शन होता है क्या? हाँ होता है। आपका नेम सेक्शन नहीं होता है, लीडिंग सेक्शन भी होता है, ट्रेसिंग सेक्शन भी होता है। हमसे यही पूछा था क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में कौन सा सेक्शन नहीं होता है, तो आप
आपका नेम सेक्शन नहीं होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का आपका जो 5th एडिशन होता है उसमें मेन एंट्री में कितने सेक्शन होते हैं, 3 होते हैं, लीडिंग, टाइटल और ट्रेसिंग। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का जो 5वां वर्जन था कब आया था, 1964 में। पहला कब आया था, 1934 में। किसने दिया था, तो SR रंगनाथन सर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हेडिंग एंड कैनन। आपसे पूछ रहा है कि बुक हेडिंग एंड कैनन का ऑथर कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा जो आपका हेडिंग एंड कैनन है इस बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है, SR रंगनाथन सर हैं। कौन है आपके, SR रंगनाथन सर हैं। हेडिंग का मतलब क्या होता है, हेडिंग का मतलब होता है कि जो भी आपका कैटलॉगिंग होता है, जो भी आपका कैटलॉगिंग होता है उसका हेडिंग क्या होता है दोस्तों, तो हेडिंग जो होता है उसका बेस होता है। जो आपका कैनन होता है, कैनन क्या होता है, तो कैनन जो होता है दोस्तों ये आप रूल्स को बोल सकते हो या आप प्रिंसिपल को बोल सकते हो। ठीक है। तो जो आपका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड वाला जो बुक है उसका ये क्या है, रेफरेंस टेक्स्ट है। ठीक है। कौन, हेडिंग एंड कैनन। जो आपके रंगनाथन सर हैं इसी वजह से उनको हम लोग कैटलॉगिंग प्लस क्लासिफिकेशन दोनों का क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं। तो हेडिंग एंड कैनन किसने लिखा है, तो डॉक्टर SR रंगनाथन सर लिखे हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि SR रंगनाथन सर का कौन कौन सा बुक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप लोग बोल देना 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि कब आया था, पहली बार 1931 में। दूसरा कोलोन क्लासिफिकेशन पहली बार कब आया था, 1933 में। फिर आपका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पहली बार कब आया, 1934 में। फिर आपका प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी बुक सेलेक्शन, हेडिंग एंड कैनन्स, फिर आपका रेफरेंस सर्विसेज। तो ये सारे इनके बुक हैं जो कि मैंने अपने थ्योरी बैच में काफ़ी डिटेल्ड में बताया। अगर आप चाहो तो हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। देखो आपसे कह रहा है कोलोन वर्ग में मेडिसिन वर्ग के स्पेशल का क्रम किस सिद्धांत पर आधारित है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कोलोन क्लासिफिकेशन में जो आपका मेडिसिन स्पेशल का सीक्वेंस है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है। तो जब कभी भी आपको मेडिसिन वर्ग है तो आप ऐसे समझो, जैसे मान के चलो ये कौन है आपका, तो ये आपका चिंटू है। तो ये चिंटू आखिर कैसे बना होगा, तो सबसे पहले चिंटू का क्या बना होगा, सेल बना होगा यानी कोशिका बना होगा। फिर चिंटू का क्या बना होगा, टिश्यू बना होगा। टिश्यू के बाद फिर क्या बना होगा, आपका ऑर्गन बना होगा। ऑर्गन के बाद क्या हुआ होगा, आपका पूरा का पूरा चिंटू बन गया होगा। ऑर्गन यानी जैसे मान के चलो सबसे पहले आपका टिश्यू बना, सेल बना। सेल क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है या नहीं होता है, आप बोलोगे हाँ। टिश्यू क्या होता है, जब आपके बहुत सारे सेल मिल जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। और जब ये सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, आपके ऑर्गन। और ऑर्गन जब यानी लीवर, फेफड़ा वगैरह बन गया तब फिर क्या होता है, आपका पूरा का पूरा चिंटू बन जाता है। तो जब आपका सेल बना था यानी सबसे छोटा पार्टिकल बना था, तो आपको नहीं लगता है कि सेल जो होगा ये बहुत आपका सिंपल होगा, आप बोलोगे हाँ सर। टिश्यू क्या होगा, उससे थोड़ा सा सिंपल से थोड़ा सा जटिल। ऑर्गन क्या हो गया, थोड़ा और जटिल। और जो आपका चिंटू हो गया वो पूरा क्या हो गया, जटिल हो गया। तो सिंपल से हम लोग कैसे जाते हैं, सरल से हम लोग जटिल की ओर जाते हैं, सिंपल से हम लोग किस ओर जाते हैं, कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले यानी जो आपका मेडिकल साइंस है उसमें सबसे पहले किसी भी चीज का यानी कोई भी बीमारी का या कोई भी चीज का पहले पता चलता है, फिर हम लोग उसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ढूंढते हैं। ऐसा ही तो होता है, कोई बीमारी का पता ही नहीं होगा तो आप इलाज कैसे ढूंढोगे। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विकास में बाद का सिद्धांत। यानी सबसे पहले आपका क्या होगा, उस चीज के बारे में हमको पता चलेगा, उसके बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, सिद्धांत बनाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेटर इन इवोल्यूशन। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। तो मेडिसिन में आप हमेशा क्या कीजिएगा, बाद के सिद्धांत को आप लोग फॉलो कीजिएगा। ठीक है। 10वां देखो आपसे पूछ रहा है कि डीडीसी की कौन सी तालिका जातीय, नस्लीय एवं राष्ट्रीय समूहों से संबंधित है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जो आपका डीडीसी होता है इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप बोलोगे सर इसका फुल फॉर्म होता है डुवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या होता है आपका इसका पूरा फुल फॉर्म, डुवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है। जो आपका डीडीसी है ये देने का श्रेय किसको जाता है, तो आप लोग बोलोगे सर जो आपका डुवे डेसिमल क्लासिफिकेशन है ये जाता है इसका श्रेय
मेल्वी डेवे को। किसको जाता है? मेल्वी डेवे को। जो आपके मेल्वी डेवे हैं ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपके अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिका में कहाँ पे सर? तो ये अमेरिका में न्यूयॉर्क के रहने वाले थे। कहाँ के? न्यूयॉर्क के रहने वाले थे। अगर हम लोग इनके जन्म के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म था वो हुआ था आपका 10 दिसंबर 1851 को। ठीक है, तो जो आपके डीडीसी के जनक है वो कौन है? मेल्वी डेवी हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। अमेरिका में कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में इनका जन्म कब हुआ था? 10 दिसंबर 1851 को। जो आपका डीडीसी है इसका टोटल अब तक 23 एडिशन आ चुका है। कितना एडिशन आ चुका है? तो अब तक 23 एडिशन इसका आ चुका है। जो आपका पहला एडिशन था दोस्तों ये आया था आपका 1876 में। कब आया था पहला एडिशन? 1876 में इसका पहला एडिशन आया था। जो आपका पहला एडिशन था उसके अंदर टोटल 44 पेज थे। कितने पेज थे? तो टोटल 44 पेज थे। ठीक है, जो आपका लास्ट एडिशन था दोस्तों, जो आपका लास्ट एडिशन था डीडीसी का वो कब आया था? तो ये आया था आपका 2011 में। और ये कौन सा एडिशन नंबर था? तो ये आपका 23 एडिशन था। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये बात? आप बोलोगे हाँ सर। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि 19वीं सदी में, आपसे पूछा जाता है कि 19वीं सदी में जो आपका डीडीसी था उसका कितना एडिशन आया था? तो आप लोग बोल देना 19वीं सदी में डीडीसी का 6 एडिशन आया था। देखो, पहला आया था आपका 1876 में, दूसरा आया था आपका 1885 में, तीसरा आया था आपका 1888 में। ठीक है, चौथा आपका आया था 1891 में, पांचवा आया था आपका 1894 में और छठा आया था आपका 1899 में। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि डीडीसी का 19वीं सदी में कितना एडिशन आया था तो आप लोग बोल देना 6 आया था। कितना आया था आपका? 6 आया था। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि 20वीं सदी में कितना आया था बताइए, तो आप लोग बोल देना कि सर जो हमारा 20वीं सदी है उसके अंदर 15 एडिशन आया था। अब देखो 15 एडिशन का मैं आपको नाम तो बता सकता हूँ लेकिन वो लिस्ट कितना लंबा हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग याद रखना कि 20वां में जो पहला आया था वो कब आया था? तो वो आया था आपका 1911 में। कब आया था? 1911 में आया था। ठीक है, 20वीं सदी में जो पहला एडिशन आया था वो कब आया था? आपका 1911 में आया था। अगर हम लोग 21वीं सदी में बात करें तो 21वीं सदी में आपका 2 एडिशन आया था। एक आया था आपका 2003 में और एक आया था आपका 2011 में। ठीक है, जो आपका 2003 वाला था ये आपका 22वां एडिशन था और इसका जो टोटल पेज था वो था आपका 4076 और 2011 वाला जो था ये आपका 23वां एडिशन था और आखिरी एडिशन था। समझ में आ गया आपको? तो आप बोलोगे हाँ सर, जो हमारा डीडीसी है इसका जो पहला एडिशन है ये आया था आपका 1876 में और जो आपका आखिरी एडिशन आया था वो आया था आपका 2011 में। उसको हम लोग बोलते हैं 23 एडिशन। ठीक है, जो आपका डीडीसी है दोस्तों इसको टोटल 4 वॉल्यूम में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया। ये आपके समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो आपका वॉल्यूम 1 है, जो आपका वॉल्यूम 1 है इसका के अंदर आपका पहला एडिशन से लेके 15 एडिशन तक इसके अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, पहला एडिशन से लेके आपका 15 एडिशन तक। जो आपका दूसरा वॉल्यूम है इसके अंदर आपका 16 एडिशन और 17 एडिशन को शामिल किया गया है। जो आपका तीसरा एडिशन होता है दोस्तों, तीसरा वॉल्यूम है इसके अंदर आपका 18th एडिशन और 19th एडिशन को शामिल किया गया है। जो आपका चौथा वॉल्यूम है इसके अंदर आपका 20वां एडिशन से लेके 23वां एडिशन तक क्या किया गया है? शामिल किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि सर ये बात बताओ बच्चों, जो आपका डीडीसी का तीसरा वॉल्यूम है उसके अंदर कौन सा एडिशन शामिल है? तो आप लोग क्या बोलोगे? 18 और 19। आपसे पूछा जाएगा पहले वॉल्यूम के अंदर डीडीसी के कौन कौन सा एडिशन शामिल है, तो आप लोग बोलोगे 1 से लेकर 15 तक। फिर आपसे पूछा जाएगा फोर्थ वॉल्यूम के अंदर तो आप लोग बोल देना 20 से लेकर 23 तक। समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों, जो आपका डीडीसी है, जो आपका डीडीसी है दोस्तों उसका जो आपका 18वां से लेकर 21वां एडिशन था इसके अंदर आपका 7 टेबल बनाया गया था। कितना टेबल बनाया गया था? 7 टेबल। जो आपका यहाँ पे टेबल 1 देख रहे हो, टेबल 1 किसके लिए था? तो ये आपका स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए था। ठीक है, जो आपका दूसरा टेबल है दोस्तों ये आपका एरिया यानी क्षेत्र के लिए था। ठीक है, जो आपका तीसरा टेबल होता है दोस्तों ये होता है आपका सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर यानी साहित्य विषय का उपविभाजन। जो आपका चौथा टेबल था ये था आपका सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज यानी भाषा का उपविभाजन। ठीक है, और जो आपका 5वां
टेबल था दोस्तों, यही था आपका जातीय, नस्लीय एवं राष्ट्रीय समूहों से संबंधित। और जो आपका छठा टेबल था ये आपका भाषा से था, और जो आपका सातवां टेबल था ये था आपका व्यक्ति से। तो पहला टेबल किस चीज़ से हो गया? स्टैंडर्ड सब डिवीजन यानी मानक उपविभाजन। जो आपका टेबल 2 था ये था आपका एरिया यानी क्षेत्र से। जो आपका टेबल 3 था ये था आपका साहित्य विषय से संबंधित। जो आपका टेबल 4 था ये था आपका भाषा उपविभाजन। जो आपका टेबल 5 था ये था आपका जातीय, नस्लीय एवं राष्ट्रीय समूहों से संबंधित। जो आपका टेबल 6 था ये था आपका भाषा से संबंधित। टेबल 7 जो था आपका व्यक्ति। तो आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा था? जातीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों जब आप इस टाइप से डिटेल्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करोगे, अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ दिया था जातीय, नस्लीय। हो सकता है कि अगले एग्जाम में पूछ दे एरिया कौन से टेबल से संबंधित है, हो सकता है आपसे पूछ दे लैंग्वेज किससे संबंधित है। तो जब आप इस टाइप से क्वेश्चन को पढ़ते हो, क्वेश्चन का इस टाइप से एक्सप्लेनेशन सुनते हो, तब आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाता है कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आप सही कर पाओ। तो इसी वजह से मैं इतना एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे क्या मतलब है, मैं भी चाहूँ तो बोल दूंगा इसका आंसर सी होगा, है ना। ये तो काफ़ी इजी टास्क है। मैं तो इतना जो आपको बता रहा हूँ ये तो मेरे लिए और मेहनत का काम है, टाइम जा रहा है इसमें मेरा, तो इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए। तो अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता है। मैं अगर आपके लिए शिद्दत से मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। तो 11 क्वेश्चन करते हैं। 11 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि बी ए का अंग है तो ए पहले आएगा, यह किस सिद्धांत से संबंधित है, यह किस प्रिंसिपल से संबंधित है, बताइए। ये आपका लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। दोस्तों देखो, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में जो आपका नॉलेज होता है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में जो आपका नॉलेज होता है उसको हम लोग तर्क के आधार पर क्या करते हैं? अरेंज करने का काम करते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो आपका कोलोन क्लासिफिकेशन था उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत का क्या किया? यूज किया। यहां पे हमसे कह रहा है यदि बी ए का अंग है तो ए पहले आएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने एक आपका रूल दिया था, होल ऑर्गन प्रिंसिपल। क्या दिया था आपका? होल ऑर्गन प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है सर, मैं आपको समझाता हूं। जो आपका होल ऑर्गन प्रिंसिपल था उसमें होल का मतलब था पूरा स्ट्रक्चर। होल का मतलब क्या था? पूरा स्ट्रक्चर। और ऑर्गन का मतलब था आपका उस स्ट्रक्चर का हिस्सा। यानी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का कहने का मतलब था कि जो आपका पूरा स्ट्रक्चर है वो आपका पहले आएगा, उसके बाद में उसका ऑर्गन आएगा यानी उसका स्ट्रक्चर आएगा। जैसे देखिए ह्यूमन बॉडी जो होता है, ह्यूमन बॉडी जैसे मानव शरीर है, तो आप बताओ मानव शरीर होल होगा या आपका ऑर्गन होगा? तो आप बोलोगे सर जो आपका ह्यूमन बॉडी है वो आपका क्या हो गया? होल हो गया। जैसे बात करते हैं ऑर्गन का, जैसे मान लीजिए आपका हार्ट है, हार्ट क्या है? आपका ऑर्गन है। तो ह्यूमन बॉडी क्या हो गया? आपका होल हो गया। और ह्यूमन बॉडी किस चीज से मिलकर बना है? ऑर्गन से। समझ में आया आपको? आप बोलोगे हाँ सर। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिए आपका एक एग्जांपल, एक टॉपिक है डिजीज ऑफ हार्ट, ठीक है। डिजीज ऑफ हार्ट यानी आपके दिल की बीमारी। तो देखो दिल की बीमारी किसको हो रहा है? तो सबसे पहले आपका क्या आएगा? ह्यूमन को हो रहा है। किसको हो रहा है? मानव शरीर को आ रहा है। तो ये देखो ह्यूमन बॉडी क्या आ गया? आपका पहले आ गया। उसके बाद अब आपका इसका स्ट्रक्चर आएगा। क्या क्या आएगा? तो किसका बीमारी है? हृदय का बीमारी है, दिल का बीमारी है, आंख का बीमारी है, पैर का बीमारी है। तो डिजीज ऑफ हार्ट किसका बीमारी है? दिल का बीमारी है, ठीक है। और तीसरा चीज ये क्या है? डिजीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो आपका ह्यूमन बॉडी है ये क्या हो गया? होल हो गया। यानी जिसका बीमारी है, किसको बीमारी हो रहा है? ये जो दिल का बीमारी है किसको हो रहा है? तो मानव शरीर को हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका होल। समझ में आया? और जो आपका दिल है और जो आपका यहाँ पे बीमारी है ये क्या हो जाएगा? आपका ऑर्गन हो जाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल है आपका होल ऑर्गन प्रिंसिपल किसने दिया था? तो आप बोल देना एस.आर. रंगनाथन सर ने दिया था। यानी जब कभी भी आप डिजीज ऑफ हार्ट को क्लासिफिकेशन करोगे तो जो आप ऑर्डर रखोगे उसमें सबसे पहले आप किसको रखोगे? ह्यूमन बॉडी को रखोगे, ठीक है। क्योंकि मानव शरीर के अंदर ही क्या आता है? दिल आता है। तो मानव शरीर आपका होल हो गया इसलिए सबसे पहले, फिर आपका क्या आएगा? दिल आएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा? बीमारी आएगा। देखो यहाँ पर अब आपको समझ में आ जाएगा कि मानव शरीर को बीमारी हुआ, कहाँ पे बीमारी हुआ? दिल में हुआ, फेफड़ा में हुआ, कहाँ पे हुआ? तो आपके दिल में हुआ। फिर ये क्या था? तो आपका एक बीमारी था। समझ में आ गया? तो हार्ट जो है, जो आपका हार्ट है वो शरीर का ऑर्गन है,
और जो आपका शरीर है वो क्या है, होल है। इसी वजह से होल टू ऑर्गन की ओर जानते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है किसने दिया, तो आप डायरेक्ट बोल देना ये प्रिंसिपल एसआर रंगनाथन सर ने दिया था। ठीक है, देखो 12 में आपसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू डीडीसी अनएम्प्लॉयड कारपेंटर इज, आपसे पूछ रहा है कि डीडीसी के अनुसार जो आपका अनएम्प्लॉयड कारपेंटर होता है ये किस प्रकार का विषय होता है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि जो आपका डीडीसी होता है इसके अंदर कितने विषय होते हैं। तो डीडीसी जो है आपके सब्जेक्ट को 3 भाग में बांट देता है। जो आपका पहला सब्जेक्ट होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल सब्जेक्ट यानी सरल विषय। जो आपका दूसरा सब्जेक्ट होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट यानी जटिल विषय। और जो आपका तीसरा सब्जेक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए जो आपका सिंपल सब्जेक्ट होता है ये केवल एक आइडिया देता है। ये क्या देता है आपको, केवल एक आइडिया देता है। जैसे कि मैंने बोला कारपेंटर, तो आप समझ जाओगे कि लकड़ी का काम करता होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला टीचर, तो आप समझ जाओगे कि पढ़ाने का काम करता है। बोलो है या नहीं, आप बोलोगे हाँ सर। जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है ये क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो होता है दोस्तों ये आपका एक सब्जेक्ट को कैरी करता है और साथ में दोस्तों एक कंडीशन को कैरी करता है। ये क्या कैरी करता है, आपका एक कोई विषय को कैरी करेगा, साथ में आपका एक कंडीशन को कैरी करेगा। ठीक है, और जो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट होता है दोस्तों ये क्या होता है, तो जो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट होता है इसके अंदर आपके 2 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, 2 डिफरेंट क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैं लिख दूं तो आपको नहीं लग रहा है ये दोनों एक विषय है अलग अलग, तो आप बोलोगे सर अलग अलग। तो देखो जो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट होता है ये क्या कैरी करता है, 2 डिफरेंट सब्जेक्ट को कैरी करता है। जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है इसके अंदर आपका एक सब्जेक्ट होता है, साथ में आपका एक कंडीशन होता है। और जो आपका सिंपल सब्जेक्ट होता है वो क्या देता है, आपको एक तरह का आइडिया देता है। बोलो समझ में आया नहीं है, आप बोलोगे हाँ सर। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए जैसे हमारा क्या है अनएम्प्लॉयड कारपेंटर, तो देखो कारपेंटर क्या है, तो आप बोलोगे सर जो हमारा कारपेंटर है ये एक तरह का क्या है, ऑक्यूपेशन है यानी एक तरह का आपका एक जॉब है। तो हमको क्या मिल गया, हमको अपना सब्जेक्ट मिल गया कि जो आपका कारपेंटर है ये क्या है, आपका एक तरह का जॉब है, तो हमने इसको एक सब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये जो आपका अनएम्प्लॉयड है ये क्या कोई जॉब है, आप बोलोगे नहीं सर। आज कोई अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है कल उसका जॉब लग जाएगा, तो ये क्या है, एक तरह का कंडीशन है। ये क्या है, आपका एक तरह का कंडीशन है। और मैंने अभी आपको बताया था जब कभी भी आपका कोई एक सब्जेक्ट हो, 1 सब्जेक्ट हो और उसके साथ कंडीशन जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग कौन सा सब्जेक्ट बोलते हैं, बोलिए। तो आप बोलोगे ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, अगर आपका कंडीशन कभी भी जुड़ जाए तो आपका वो कैसा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वो आपका हमेशा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे एग्जाम में एक बार पूछा था कि बताओ ब्लाइंड स्टूडेंट क्या होगा, तो देखो स्टूडेंट तो आपका एक सब्जेक्ट था, अगर केवल स्टूडेंट रहता तो ये हो जाता आपका सिंपल सब्जेक्ट, लेकिन उसके साथ क्या जुड़ गया, एक कंडीशन, स्टूडेंट भी कैसा, अंधा स्टूडेंट। समझ रहे हो आप, तो आप बोलोगे हाँ सर। तो जब कभी भी आप ब्लाइंड स्टूडेंट देखो, जैसे आप वुमेन लाइब्रेरी देख रहे हो, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो रिटायर्ड टीचर, ठीक है, चाहे आप देख रहे हो मेल डॉक्टर, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, तो जैसे ही आप ऐसा देखो तो आप समझ जाना ये सबका किसका एग्जाम्पल है, तो आपके कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। तो इसी टाइप से दोस्तों मैंने आपको बैच में भी पढ़ाया, तो अगर आपको बैच हमारा ज्वाइन करना है ना तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप प्रतिभा एकेडमी आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। और अभी तो आपका ऑफर भी चल रहा है, तो आप लोग कूपन कोड यूज कर लीजिएगा रिपब्लिक 26, तो आपको 500 रुपीज ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद बैच का प्राइस 1499 हो जाएगा, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। देखो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि फास्ट किसके द्वारा विकसित किया गया टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले देखो जो आपका फास्ट होता है इसका फुल फॉर्म होता है फैसेट एप्लीकेशन ऑफ सब्जेक्ट टर्मिनोलॉजी। आपसे पूछ रहा है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, बताइए। तो दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखना कि जो आपका फास्ट है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो जो आपका फास्ट है ये आपका OCLC के द्वारा डेवलप किया गया है। अब आप बोलोगे सर OCLC क्या होता है, तो जो आपका OCLC होता है ये आपका डिजिटल कैटलॉगिंग में क्या होता है, ये आपका एक्सपर्ट
एक्सपर्ट है, इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड कैट जैसे सिस्टम बनाए हैं जो आपको ऑनलाइन लाइब्रेरी के सर्च में क्या करता है, आपको हेल्प करता है। जैसे देखिए सब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, फॉर्म, इन सबको अगर आपको बांटना हो तो आप किसका यूज करते हो, फास्ट का यूज करते हो। तो आपसे यही पूछा था फास्ट किसके द्वारा विकसित किया गया, तो आप बोल देना सर जो हमारा फास्ट है ये आपका OCLC के द्वारा किया गया है, विकसित किया गया है। OCLC का काम क्या है, तो OCLC जो है आपका डिजिटल कैटलॉगिंग में क्या है, एक्सपर्ट है। इन्होंने वर्ल्ड कैट जैसे सिस्टम बनाए हैं। ऑनलाइन में जब आप लाइब्रेरी में सर्च करते हो जैसे सब्जेक्ट, प्लेस, टाइम, फॉर्म, तो उसमें आप लोग क्या करते हो, फास्ट का यूज करते हो, क्योंकि फास्ट क्या करता है, इन सारी चीजों को अलग अलग फैसेट में बांट देता है, जिससे आपको सर्च करने में क्या हो जाता है, आसानी मिल जाता है। जिससे क्या होता है, आपको सर्च करने में आसानी मिल जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, OCLC। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि OCLC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। चलिए 14 देखो, 14 में आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट फेसेट सीक्वेंस ऑफ लिटरेचर क्लास ओ इन कोलन क्लासिफिकेशन। आपसे पूछ रहा है कोलन वर्गीकरण में साहित्य क्लास ओ का सही फेसेट क्रम क्या है। तो आप लोग मुझे ये बात बता सकते हो कि जो आपका कोलन क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया था, बताइए तो आप लोग कि जो आपका कोलन क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था। तो अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले कोलन क्लासिफिकेशन के बारे में, तो कोलन क्लासिफिकेशन देने का जो श्रेय है ये जाता है आपका डॉक्टर SR रंगनाथन को। जो आपका कोलन क्लासिफिकेशन का जो पहला एडिशन आया था ये आया था आपका 1933 में। जो आपका दूसरा एडिशन आया था दोस्तों ये आया था आपका 1939 में। जो आपका तीसरा एडिशन आया था ये आया था आपका 1950 में। जो आपका चौथा एडिशन आया था ये आया था आपका 1952 में। जो आपका पांचवा एडिशन आया था ये आया था आपका 1957 में। जो आपका छठा एडिशन है दोस्तों ये आपका 2 बार आया था, एक आया था आपका 1960 में और एक आपका फिर से आया था 1963 में। इसको हम लोग रीप्रिंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, रीप्रिंट के नाम से जानते हैं। और जो आपका सातवां आया था ये आया था आपका 1987 में। तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है कोलन क्लासिफिकेशन का पहला एडिशन कब आया था, 1933 में। रीप्रिंट कब हुआ था, 1963 में। कौन सा एडिशन रीप्रिंट हुआ था, 6th एडिशन। और आपका आखिरी एडिशन कब आया था, तो 1987 में आया था। ये आपसे पूछा जाता है। तो ये तो हो गया आपका बेसिक बात। अब आप बताओ, आपसे यहाँ पे यही तो पूछ रहा है कि कोलन क्लासिफिकेशन में जो आपका लिटरेचर यानी क्लास ओ है इसका सही फेसेट का सीक्वेंस क्या है। तो दोस्तों देखो, जब कभी भी आपसे बात लिटरेचर का किया जाए, जब कभी भी आपसे लिटरेचर का बात किया जाए तो लिटरेचर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो क्या होता है। तो आप बोलोगे सर लिटरेचर में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लैंग्वेज। जैसे मान के चलिए आपका एक लिटरेचर क्या है, गोदान। तो गोदान किताब है तो वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, किसमें आपको पता होना चाहिए ना। तो किसी भी साहित्य का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो क्या होता है, लैंग्वेज। और अगर हमको इसको सही फेसेट यानी क्रम वाइज अरेंज करना है तो मैं आपको बताता हूं। तो डॉक्टर SR रंगनाथन ने जो आपका लिटरेचर था उसका सही क्रम बताया। उन्होंने आपको बोला कि सबसे पहले हम किसी भी साहित्य के अगर बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो ऊपर होगा वो क्या होगा आपका, तो सबसे ऊपर पे होगा आपका लैंग्वेज। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा आपका फॉर्म। उसके बाद क्या होगा, ऑथर का नाम कि वो लिटरेचर किसने लिखा है। और चौथा चीज होगा आपका वर्क। ठीक है, अगर कोई भी लिटरेचर है तो वो कभी भी आप लोग याद रखिएगा बिना लैंग्वेज के एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान के चलो हमारे पास एक लिटरेचर है जिसका नाम क्या है, गोदान है। जिसका नाम क्या है, गोदान है। अब देखो गोदान किताब किस में आता है, तो आप बोलोगे सर जो आपका गोदान किताब है ये आपका हिंदी लैंग्वेज में आता है। तो हमने क्या लिखा, लैंग्वेज के जगह पे हिंदी लिख दिया। अच्छा, फॉर्म का मतलब होता है ये जो गोदान किताब है क्या है, स्कूल का किताब है, स्टोरी बुक है। तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर गोदान किताब तो क्या है, नोवेल है। क्या है आपका, नोवेल है। तो आपने नोवेल लिख दिया। अच्छा, ऑथर कौन है इसके, तो आप बोलोगे गोदान किताब के जो ऑथर है वो कौन है, प्रेमचंद है। कौन है आपके, प्रेमचंद है। ठीक है, वर्क क्या है, तो वर्क आपका जो भी किताब है आप लिख दो गोदान है। तो यही आपका कोलन क्लासिफिकेशन का क्या है, सही सीक्वेंस है। यही क्या है आपका कोलन क्लासिफिकेशन का सही सीक्वेंस है। तो हमसे क्या पूछा था, कोलन वर्गीकरण में साहित्य यानी क्लास ओ का सही फेसेट क्रम क्या है। तो सबसे पहले आप लैंग्वेज देखो, यहाँ पे लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है नहीं। डॉक्टर SR रंगनाथन के अकॉर्डिंग जो अभी आपका लिटरेचर होगा उसका सबसे पहले क्या आएगा, लैंग्वेज आएगा, फॉर्म आएगा, फिर आपका ऑथर आएगा, फिर वर्क आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, आप हमें मजबूत बनाइए, हम आपको मजबूत बनाएंगे और दोनों लोग मिलके
KVS NVS EMRS के जो आपके एग्जाम है उसको आपको मैं निकलवाऊंगा। देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू डी स्पेस। आप बताओ डी स्पेस से कौन कौन सी बातें इसमें रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए ये जो आपका डी स्पेस होता है ये क्या है। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि डी स्पेस क्या होता है। तो देखो दोस्तों जो आपका डी स्पेस होता है ये क्या होता है, जो भी आपके इंस्टीट्यूट होते हैं उनका ये एक तरह का रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है आपका रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है। डी स्पेस किसी भी इंस्टीट्यूट का रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि मान के चलो एक आपका कॉलेज है, जैसे मान लेते हैं कोई भी यूनिवर्सिटी, जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जैसे आपका क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी बच्चे होंगे तो बच्चे थेसिस वगैरह जमा करेंगे या नहीं करेंगे। आप बोलोगे हाँ सर थेसिस जमा करेंगे, अपने पेपर को जमा करेंगे। तो जो कोई भी वैसा सॉफ्टवेयर जो कोई भी यूनिवर्सिटी के रिसर्च आउटपुट को क्या करता है स्टोर करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर। बोलो समझ में आया इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आप बोलोगे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वैसा सॉफ्टवेयर जो आपके यूनिवर्सिटी के रिसर्च आउटपुट को क्या करता है स्टोर करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मान के चलो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो वहाँ के स्टूडेंट्स के थेसिस को पेपर को क्या कर रहा है रिकॉर्ड में रख रहा है, उनके रिसर्च आउटपुट को क्या कर रहा है स्टोर कर रहा है, वैसे ही सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलेंगे रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो आपका रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर होता है यानी जो आपका डी स्पेस होता है ये क्या होता है, तो ये आपका ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ कि इसका जो भी कोड है वो आपका अवेलेबल होता है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। और ये आपका गूगल स्कॉलर फ्रेंडली होता है। तो क्या ये फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल है। इसके अंदर हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। क्या ये कस्टमाइजेबल है? बिल्कुल है। कह रहा है ऑप्टिमाइज फॉर गूगल स्कॉलर, ये भी आपका सही है। यहाँ पे देखो कह रहा है इंटरफेस इन 51 लैंग्वेज, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो आपका 51 लैंग्वेज का जो इंटरफेस होता है ये किसका फीचर है, कौन से सॉफ्टवेयर का, तो आप बोल देना कोहा का फीचर है। किसका फीचर है? कोहा का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, डी स्पेस क्या है, तो डी स्पेस जो है आपका एक तरह का इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपको फीचर मिलता है ओपन सोर्स का, कस्टमाइजेबल है, साथ में आपका गूगल स्कॉलर फ्रेंडली है। तो बोलो समझ में आया नहीं आया, तो आप बोलोगे हाँ सर। चलिए बताइए 16 में देखो आपसे कह रहा है बैंडविड्थ इन ए नेटवर्क मीन। आपसे पूछ रहा है कि नेटवर्क में जो आपका बैंडविड्थ होता है इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों देखो जब कभी भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो हमारे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता है कि ये डेटा कितना तेज़ी से जा सकता है। जैसे मान के चलो अभी कौन सा मूवी आया है, बॉर्डर 2 आया है, तो आपके कंप्यूटर में बॉर्डर 2 का मूवी है, आप चाहते हो कि आपके दोस्त के भी कंप्यूटर में क्या चला जाए, बॉर्डर 2 का मूवी चला जाए। तो आपके दिमाग में अगर ये सवाल आया कि डेटा कितना तेज़ी से जा सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, या इंटरनेट से आप कितना तेज़ी से किसी भी डेटा को डाउनलोड कर सकते हो, तो ये सवाल जब भी आपके मन में आता है तो जो आपका स्पीड होता है, जिस स्पीड से डेटा डाउनलोड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है, जो आपका बैंडविड्थ होता है ये क्या होता है, ये आपका डाटा ट्रांसफर रेट को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? डेटा ट्रांसफर रेट को डिनोट करता है। समझ में आ गया? तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका बैंडविड्थ होता है इसको मापने के लिए क्या क्या है, तो आप लोग बोल देना कि जो आपका MBPS होता है या जो आपका GBPS होता है, इससे हम लोग डेटा ट्रांसफर रेट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे देखिए आपका 2GB क्या है, इंटरनेट है, आपका 5GB क्या है, आपका इंटरनेट है। लेकिन अगर आप 2G यूज करोगे तो आपका वीडियो क्या चलेगा, स्लो चलेगा, रुक रुक के चलेगा। लेकिन अगर आप 5G यूज करोगे तो आपका क्या होगा, वीडियो फास्ट चलेगा। फर्क किस चीज का है, तो फर्क बस आपका बैंडविड्थ का है। 2GB तो आपको इंटरनेट चलाने के लिए हेल्प कर रहा है, 5G भी आपको हेल्प कर रहा है, लेकिन फर्क किस चीज का है, तो आप बोलोगे सर जो हमारा फर्क है वो आपका बैंडविड्थ का है। अगर हम लोग लाइब्रेरी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि आपको हाई बैंडविड्थ चाहिए या आपको लो बैंडविड्थ चाहिए। जैसे देखो 10 स्टूडेंट आपके लाइब्रेरी के अंदर हैं, वो डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर है, वो किसी PDF को डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आपके लाइब्रेरी के अंदर लो बैंडविड्थ होगा तो आप बताओ
सारे बच्चे एक साथ अच्छे से डाउनलोड कर पाएंगे? आप बोलोगे नहीं कर पाएंगे, सबका सिस्टम क्या हो जाएगा, हैंग कर जाएगा। लेकिन अगर आपका हाई बैंडविड्थ है तो सारे बच्चे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, सारे बच्चे आराम से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो हाई बैंडविड्थ अगर रहेगा तो आप और अच्छे से क्या कर सकते हो, इंटरनेट का यूज कर सकते हो। तो बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, स्पीड से। बैंडविड्थ का मतलब क्या होता है, स्पीड से। तो बताओ राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। कह रहा है साइज ऑफ नेटवर्क नहीं, डिस्टेंस नहीं, कह रहा है मिनिमम डेटा रेट, ये भी गलत। जो आपका बैंडविड्थ होता है इसका मतलब होता है डेटा ट्रांसफर रेट। क्या होता है इसका मतलब, डेटा ट्रांसफर रेट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 17 बताइए, यहाँ पे आंसर यही था ना, हाँ चलिए सी। 17 बताइए, कह रहा है इन विच मेथड मिनिमम अमाउंट पर हेड इज फिक्स्ड। बताइए, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है किस बजट मेथड में पर हेड मिनिमम अमाउंट पे फिक्स किया जाता है। तो दोस्तों देखो, जब कभी भी आपके बजट के क्वेश्चंस आए तो ध्यान रखना, जो आपका बजट होता है इसको बनाने का कई तरीका होता है, ठीक है। बजट बनाने का क्या होता है, बहुत सारा मेथड होता है। जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए एक तय राशि को रख दिया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग प्रति व्यक्ति विधि बोलते हैं, या इसको हम लोग पर कैपिटा मेथड बोलते हैं। समझ में आया। बजट बनाने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए एक तय राशि रख दिया जाए, इसी को हम लोग पर कैपिटा मेथड बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो आपका स्कूल है, ठीक है। स्कूल क्या कर रहा है, लाइब्रेरी का बजट बना रहा है। उस स्कूल के अंदर मान लो 100 बच्चे हैं, तो लाइब्रेरियन ने बोला कि मैम, प्रिंसिपल मैम को बोला कि मैम एक स्टूडेंट पे आपका 50 रुपए का खर्च आएगा। तो प्रिंसिपल मैम ने बोला कि बताओ तुमको कितना रुपए चाहिए। तो लाइब्रेरियन ने बोला कि मैम ये बताओ आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। तो मैम ने बोला कि 100 बच्चे हैं। तो लाइब्रेरियन क्या बोला था, एक बच्चे पे कितना खर्च आ रहा है, 50 रुपए का। तो 100 गुना 50 हो गया, यानी लाइब्रेरी का जो बजट हो गया वो कितने का हो गया, 5000 हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति विधि बोलते हैं, पर कैपिटा मेथड बोलते हैं। बोलो समझ में आया या नहीं आया। आप लोग हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपको पर हेड दिखाई दे तो ये किसको डिनोट करेगा, तो आपके पर कैपिटा मेथड को दिखेगा। और कल से दोस्तों आपका मैनेजमेंट का क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको एकदम बेसिक से एक एक चीज़ समझाया जाएगा। बहुत सारे जगह जैसे होता है ना कि आप लाइन बाय लाइन बहुत सारे टीचर को आप देखे होंगे कि पढ़ाते हैं, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको एक एक चीज़ों को बच्चों की तरह आपको समझा दिया जाएगा, क्योंकि जब आप समझे हुए होते हो तो आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से लिख सकते हो। अगर आप नहीं समझे हुए रहोगे तो क्या लिखोगे, क्योंकि ऑप्शन जो आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें तो आप टिक लगा लोगे अगर आपको याद है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि 300 वर्ड में लिखो, तो अगर आप समझे हुए हो तो आप काफ़ी अच्छे से लिख सकते हो। तो हम आपको कंप्लीट बैच यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक पढ़ा रहे हैं। साथ में हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी दे रहे हैं, साथ में आपका डिस्क्रिप्टिव फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है। ये देख लीजिए, ये आपका डिस्क्रिप्टिव फुल लेंथ टेस्ट का सैंपल पेपर का मैं आपको डेमो दिखा दे रहा हूँ। देखो सैंपल पेपर 1 है, उसके बाद फिर आपको सैंपल पेपर 1 का आंसर मिल जाएगा। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये देखिए मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये रहा आपका सैंपल पेपर 1, ठीक है। देखो इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, हिंदी में भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका ये आंसर है, और आप देखिएगा आंसर यहाँ पे इंग्लिश में है, फिर जस्ट इसके नीचे देखिए हिंदी में आंसर है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ में जो आपका सीबीएसई लाइब्रेरी का बुक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वो आपको पता है कि इंग्लिश में आता है, हिंदी में नहीं आता है। हमने क्या किया है, पूरे बुक को देखिए हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है ना। ये सीबीएसई वाला बुक, ये देखिए आपका हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर दिया गया। तो ये बुक भी आपको इस बैच के तहत मिल जाएगा। साथ में और आपको क्या क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे सीबीएसई का जो बुक है उसके अंदर हर चैप्टर में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आप उसको पढ़ लो, याद कर लो। और अगर उन सारे प्रश्न में से आपके क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपका गलत ना हो। बाकी जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसको आप क्या कर सकते हो, प्रतिभा एकेडमी ऐप पे अपलोड भी कर सकते हो। तो आप लोग जाइए प्रतिभा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए कि वहाँ पे कंटेंट कैसा है। अगर आप अभी इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आप कूपन कोड यूज कर लेना रिपब्लिक 26, तो आपको ये बैच बस मिल जाएगा कितने में, 999 में। और ये ऑफर जो है, ये जो कूपन कोड है, बस 50 स्टूडेंट के लिए वैलिड है, क्योंकि आप खुद देखिए कितना चीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और एक एक चीज समझा रहे हैं। तो आप बाकी जगह से भी प्राइस को कंपेयर कीजिएगा तो आपको बहुत कम प्राइस लगेगा। टेस्ट ही आप सोचो ना, 30 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, 30 आपका फुल लेंथ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, इसके अंदर आपका 3000 क्वेश्चन होगा। एक सेट के अंदर आपका कितना क्वेश्चन है, तो एक सेट के अंदर आपका 100 क्वेश्चन है, तो 100 गुना 30 कर लीजिए, ठीक है।
ठीक है। तो इसी वजह से हम लोग कर रहे हैं ताकि आप लोग का तैयारी क्या हो, काफ़ी अच्छा हो जाए। बाकी किसी को अगर केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आपको ये बैच 699 का है अभी, इसमें आप लोग रिपब्लिक 200 यूज़ कर लीजिएगा तो ये आपको 499 में मिल जाएगा। बाकी आप कॉल करके भी इस बैच को ले सकते हो, हमारा नंबर है 9430851094, ठीक है। 18 में देखो आपसे कह रहा है ISO 3100 इज रिलेटेड टू। दोस्तों देखो, जो आपका ISO नंबर होता है ना, ये किसी स्पेसिफिक एरिया से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ISO 3100 जो होता है ये आपका रिस्क मैनेजमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? आपका रिस्क मैनेजमेंट के लिए। सर रिस्क का मतलब जैसे आपका फायर का रिस्क, डेटा का रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, ये सारा किसके अंदर आएगा? तो आपका रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आएगा। और ISO 3100 जो होता है आपका, ये आपके रिस्क मैनेजमेंट को डिनोट करता है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए अगर आप पूछो तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए आपको दो है, एक होता है आपका ISO 11620 और एक होता है आपको ISO 16439, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। एनर्जी मैनेजमेंट के लिए जो होता है ये होता है आपका ISO 5001, ठीक है। स्पेस मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं होता है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो आपका ISO 11620 है ये आपका लाइब्रेरी के परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, ठीक है। और जो आपका ISO 16439 है ये आपका लाइब्रेरी के अंदर जो आपके मेथड वगैरह यूज किए जाते हैं उसके लिए होता है। तो ये आपका मेथड के लिए, लाइब्रेरी के जो भी मेथड है उसके लिए, और ये आपका लाइब्रेरी का परफॉर्मेंस क्या है उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, जनरल ट्रांसलेशन टुडे इज पब्लिश्ड बाय। बताइए जो आपका जनरल ट्रांसलेशन टुडे है इसको पब्लिश कौन करता है? सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशन। दोस्तों देखो इंडिया में क्या है, बहुत सारा भाषा बोला जाता है। जैसे मान के चलिए आपका रामायण किताब है, रामायणा है, जो हमारा रामायणा किताब है वो है। अब मान लीजिए हमारे पास दो स्टूडेंट है, एक है बंगाल का स्टूडेंट, एक है आपका साउथ का स्टूडेंट, ठीक है। अब मान के चलो ये दो स्टूडेंट्स को रामायण किताब पढ़ना है, तो ये रामायण किताब हिंदी में आता है, लेकिन बंगाली स्टूडेंट को हिंदी नहीं आता है, साउथ स्टूडेंट को भी हिंदी नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इस किताब को ट्रांसलेट करके इस बच्चों को प्रोवाइड करेंगे ताकि ये बच्चे भी इन दोनों किताब को क्या कर पाएँ, पढ़ पाएँ। तो याद रखना इंडिया में कई भाषाएं बोली जाती हैं, नॉलेज को सभी तक पहुंचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। और ये जो आपका जनरल ट्रांसलेशन टुडे है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो ये आपका NTM के द्वारा पब्लिश किया जाता है, यानी नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ताकि सब तक ये जो ज्ञान है सब तक पहुंचे। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, सब तक ज्ञान पहुंचे। अगर कोई भी बच्चे को रामायण किताब पढ़ना है या कोई भी किताब पढ़ना है तो बस इस रीजन से वो ना पढ़ पाए, इस रीजन से वो पढ़ने से ना बचे कि ये बुक तो बस केवल इंग्लिश में आता है या हिंदी में आता है, हमारे लैंग्वेज में आता तो हम इस बुक को पढ़ पाते हैं। जैसे अब देखो CBSE का ऑफिशियल बुक है तो वो केवल इंग्लिश में आता है, लेकिन हमने क्या किया, आपको हिंदी में भी तो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, भले हम थोड़ा सा चार्ज ले रहे हैं आपसे लेकिन प्रोवाइड तो कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है कि हिंदी मीडियम के भी बच्चे उस किताब को पढ़ के जाएं, केवल CBSE वाले पढ़ के ना जाएं, ठीक है। 20 में देखिए आपसे कह रहा है कंजर्वेटिव मॉडरेट एंड लिबरल रेफरेंस थ्योरीज वेयर प्रपोज्ड बाय। आपसे यहाँ पे बात कर रहा है कि जो आपका कंजर्वेटिव, मॉडरेट और लिबरल रेफरेंस सर्विस के जो थ्योरी हैं ये किसने दी हैं? तो सबसे पहले आपको सवाल ये आता है कि जो आपका रेफरेंस सर्विस का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ये जो आपका रेफरेंस थ्योरी का बात किया जा रहा है ये किस लिए होता है? तो दोस्तों देखो जो आपका रेफरेंस सर्विस होता है, जब कभी भी आपसे बात करें कंजर्वेटिव का, जब कभी भी आपसे बात करें मॉडरेट का, जब कभी भी आपसे बात करें लिबरल का, तो ये आपका रेफरेंस सर्विस के अंदर आता है। यानी रेफरेंस सर्विस का ये आपका 3 लेवल है। पहला लेवल है आपका कंजर्वेटिव, दूसरा लेवल है आपका मॉडरेट और तीसरा लेवल है आपका लिबरल। देखिए जो आपका कंजर्वेटिव होता है इसका मतलब ये होता है कि लाइब्रेरियन जो है, जो भी उसके अंदर यूज़र आ रहा है उसका एकदम मिनिमम हेल्प करेगा। जो आपका मॉडरेट होता है इसका मतलब ये होता है कि जो लाइब्रेरियन है वो यूज़र को बैलेंस हेल्प करेगा। जो आपका लिबरल होता है इसका मतलब होता है मैक्सिमम हेल्प करेगा। और ये तीनों चीज़ को जो एक्सप्लेन करने का काम था वो किसने किया था? तो जेम्स ने किया था। किसने किया था? जेम्स ने किया था। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, लाइब्रेरी के अंदर मान के चलो कोई स्टूडेंट आया और उसने आपसे पूछा कि हिस्ट्री का बुक चाहिए। क्या बोला उसने? हिस्ट्री का बुक चाहिए। अब मान के चलो केवल आपने क्या बता दिया? सेल्फ नंबर बता दिया कि जाओ बच्चा इस सेल्फ नंबर पे तुमको हिस्ट्री का बुक मिल जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव, यानी आपने एकदम मिनिमम हेल्प किया।
मॉडरेट क्या होगा, तो जैसे कि मान के चलो आपने हिस्ट्री का बुक का सेल्फ नंबर तो बताया ही बताया, साथ में बुक प्लस इंडेक्स ये भी आपने उसको दिखाया, तो ये हो जाएगा आपका मॉडरेट हेल्प। और लिबरल का मतलब ये हो गया कि आपने बुक भी बताया, नोट्स भी बताया, और साथ में हिस्ट्री के लिए कौन सा रेफरेंस बुक यूज़ करना चाहिए ये भी बताया, तो ये क्या हो जाएगा आपका लिबरल हेल्प, यानी जितना ज़्यादा एक लाइब्रेरियन हेल्प कर सकता था उतना ज़्यादा किया। तो कंजर्वेटिव, मॉडरेट और लिबरल का जो थ्योरी है, इन तीनों को जो एक्सप्लेन करने का काम है वो किसने किया है, जेम्स ने किया है। ठीक है, बोलो समझ में आया, आप बोलोगे हाँ सर। 24 में आपसे कह रहा है ग्रीन क्लास किस संस्था की सेवा कार्यक्रम है। दोस्तों देखो, जो आपका ग्रीन क्लास होता है ना, ग्रीन क्लास का मतलब होता है एक ऐसा इनिशिएटिव जो आपके लाइब्रेरी को कैसा बनाए, इको फ्रेंडली बनाए, यानी लाइब्रेरी के अंदर जो भी सर्विस होगा वो कैसा होगा, इको फ्रेंडली होगा। अगर हम लोग बात करें कि ग्रीन ग्लास के तहत क्या होता है, तो ग्रीन ग्लास के अंदर आप लोग जो भी आपका पेपर सर्विस है उसको आप लोग क्या करते हो, कटौती करते हो। जो भी आपका सर्विस होता है उसको आप लोग पेपरलेस बनाते हो, यानी डिजिटल की ओर क्या करते हो, प्रमोट होते हो। जो आपका लाइब्रेरी के अंदर लाइट वगैरह आप यूज़ करते हो उसका भी आप लोग क्या करते हो, सेविंग करते हो। और ये किसका कॉन्सेप्ट है, OCLC का। OCLC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OCLC का फुल फॉर्म होता है आपका ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन 25 देखो आपसे कह रहा है कि लाइब्रेरियनशिप इज ए सेल्समैनशिप। इसका मतलब दोस्तों ये कभी नहीं होता है कि जो आपका लाइब्रेरियन है वो क्या है, सेल्समैन है। इसका मतलब ये होता है कि जो लाइब्रेरी के अंदर स्टाफ है उनको लाइब्रेरी के सर्विस को क्या करना होगा, एक्टिवली प्रमोट करना होगा। यानी जो भी लाइब्रेरी के अंदर यूजर आएगा उसको कन्विंस करना होगा कि लाइब्रेरी क्या है, यूजफुल है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि लाइब्रेरियन क्या करता है, न्यू बुक का डिस्प्ले करता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करता है, डेटाबेस डेमो वगैरह प्रोवाइड करता है। तो ये सब क्या है, तो ये सब आपके लाइब्रेरी सर्विस का मार्केटिंग है। और ये बात किसने बोला था, तो SR रंगनाथन सर ने बोला था। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि SR रंगनाथन सर की दूसरी वाइफ का नाम क्या है। बाकी देखो इस सीरीज के तहत हम लोग KVS का जितना भी आज तक PYQ है वो सारा हम लोग कवर करेंगे। आज मेरा गला दर्द देने लगा, तो 26 से 100 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट करके बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बाकी ये वीडियो आपका 24 आवर तक आपके लिए अवेलेबल रहेगा। उसके बाद ये वीडियो को बैच में डाल दिया जाएगा, तो आप लोग क्लास को कर लेना ताकि जो भी हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं उनका भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों को भी शेयर करना।